एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लें। दर्शाइए कि ये जो दिक् कोसाइन दी जा रही है तीन रेखाओं की, वे तीनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं? लंबवत। अगर कोई दो रेखाएं जिनकी दिक् कोसाइन पता हो और वो परस्पर लंब है तो उसकी शर्त क्या होती है? जैसे दिक् कोसाइन हो गई L1 M1 N1 और दूसरी की हो गई L2 M2 N2, तो उनके परस्पर लंब होने की शर्त क्या है? क्या फॉर्मूला होता है? दो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने की शर्त क्या है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान क्या आना चाहिए? 0। तो अब हम इसमें एक एक करके और ये फॉर्मूला लगा के, जैसे सुनो मेरी बात को, ये L1 M1 N1 हो जाएंगे, L2 M2 N2 और ये L3 M3 N3। अगर ये पहली और दूसरी रेखा लंब करनी है तो L1 L2 में बना देंगे, दूसरी और तीसरी करनी है तो L2 L3 में बना देंगे, तीसरी और पहली करनी है तो L3 L1 में बना देंगे, और ये सॉल्व करके क्या आ जाए? 0। तो रेखाएं परस्पर लंब है। तो लिख लेते हैं पहले दिए गए मानों को। पहली रेखा की दिक् कोसाइन तो पहली रेखा की दिक् कोसाइन क्या क्या है? 12/13 -3/13 और -4/13। इनको हम L1 M1 N1 मान लेंगे। दूसरी रेखा की दिक् कोसाइन इक्वल टू 4/13 12/13 और 3/13। इनको हम निरूपित कर लेंगे L2 M2 एवं N2 से। इसी प्रकार तीसरी रेखा की दिक् कोसाइन है 3/13 -4/13 12/13। ये हो गई L3 M3 और N3। अब जैसे हमको पहली और दूसरी रेखाओं को परस्पर लंबवत करना तो तीनों को ही है, तो तीनों परस्पर लंब तब होंगी जब पहली और दूसरी लंब हो, दूसरी और तीसरी और पहली। तो पहले फॉर्मूला पहली दूसरी रेखा के लिए तो लिख देंगे पहली और दूसरी रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि क्या फॉर्मूला हो जाएगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू क्या आ जाए? 0। तो अब इसका LHS ले लें। LHS लेके RHS सिद्ध कर देंगे। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसमें वैल्यू रख दें। क्या वैल्यू है L1 की? 12/13, L2 की 4/13, M1 की -3/13, M2 की 12/13, N1 की -4/13 और N2 की 3/13। क्या आ गया? 48/169।
36/169, 12/169। ये दोनों माइनस माइनस की संख्या प्लस हो जाएंगी, तो ये आ गया 48/169 माइनस 48/169, तो ये क्या आ गया 0 बराबर RHS। सिद्ध हो गई। अब अगले दो जोड़े तुम करवा सकते हो। कैसे? फॉर्मूला मान लो, जैसे दूसरी और तीसरी रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इक्वल टू 0। तो इसका भी LHS लेके सॉल्व करना, और वो सॉल्व होके 0 आएगा तो ये RHS के इक्वल हो जाएगा। कर लोगे? और फिर इसके बाद तीसरी और पहली रेखाओं के लिए फॉर्मूला बनाना, L3 L1 प्लस M3 N1 प्लस N3 N1 इक्वल टू 0, और उसका भी LHS सॉल्व करके RHS के बराबर ले आओगे। तीनों परस्पर लंब कब होंगी? जब ये आपस में लंब है। तो लिख देना लास्ट में, अतः दी गई तीनों रेखाएं परस्पर लंब है। कर लेंगे। समझ में आ गया सभी को? ठीक। दर्शाइए कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब है। पहले और दूसरे बिंदु दिख रहे हैं, इनसे जाने वाली रेखा के दिक्कनुपात निकाल लेंगे। तीसरे और चौथे बिंदु भी दिए गए हैं, इनसे जाने वाली दूसरी रेखा के भी दिक्कनुपात निकाल लेंगे। और दो रेखाओं के लंबवत का जैसे दिक्कोज्या में फॉर्मूला होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, ऐसे दिक्कनुपात में भी होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये दिक्कनुपात निकाल के करना होगा सवाल। तो मान लिया कि बिंदु पहला वाला बिंदु A 1 -1 2, दूसरा बिंदु हमने माना B 3 4 -2, तीसरा बिंदु हमने माना C 0 3 2, और चौथा बिंदु हमने माना D 3 5 6। ये बिंदु हमने मान लिए और इनके निर्देशांकों को निरूपित कर लें। x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 और x4 y4 z4। अब हम दिक्कनुपात निकालेंगे एक एक करके। तो पहले हम निकालेंगे ए और बी को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? ए बी। तो ए बी के दिक्कनुपात कैसे आएंगे बताइए? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक्कनुपात का फॉर्मूला लगा लेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 3 माइनस 1 4 प्लस 1 -2 -2।
3 माइनस 1 2, 4 माइनस माइनस प्लस 1 5, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। ये दिक्कनुपात क्या हो गए? A1 B1 C1 AB के। अब किसके निकाल लें? CD के दिक्कनुपात। CD के क्या होंगे? x4 माइनस x3, y4 माइनस y3 और z4 माइनस z3। अब x4 में से x3, 3 माइनस 0, 5 माइनस 3 और 6 माइनस 2, 3 2 4। ये क्या आ गए? A2 B2 C2। अब फॉर्मूला बना लेते हैं। AB और CD कब परस्पर लंब होंगी? AB और CD परस्पर लंब होंगी यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू क्या आ जाए? 0। तो इसका LHS ले लें। LHS लेके मान रखेंगे तो इसका LHS हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 3, 5 इंटू 2 और माइनस 4 इंटू 4। तो ये सॉल्व होकर आएगा 6 प्लस 10 माइनस 16। और ये RHS आ गया। तो ये सिद्ध हो गया कि पहले और दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे और चौथे बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर लंब। आगे समझ में? दिक्कनुपात निकाल के हो गया ये। ठीक है। और समांतर करवाना होता तो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 करवाते। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? दर्शाइए कि बिंदु 4 7 8 और 2 3 4 से जाने वाली रेखा बिंदु -1 -2 1 और 1 2 5 से जाने वाली रेखा के कैसी है? समांतर। अगर दो रेखाओं में कभी भी कोण निकालना हो, दो रेखाओं को लंबवत करना हो या दो रेखाओं को समांतर करना हो, इन तीनों ही परिस्थितियों में तुम्हें क्या निकालना है? रेखा के दिक्कनुपात। क्योंकि दिक्कनुपात अगर एक बार पता चल जाए तो कोण के लिए cos थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे। समांतर के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। और लंबवत के लिए क्या शर्त है लंबवत की? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो पहले ये बिंदु मान लेते हैं। माना कि बिंदु A 4 7 8 B 2 3 4 C -1 -2 1 और D 1 2 5 हैं। अब ये बिंदुओं के निर्देशांक हम निरूपित कर लेते हैं। x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 और
x4 y4 z4। अब ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण, वो दिक् अनुपात, सॉरी समीकरण की तो जरूरत ही नहीं है। तो रेखा ए बी के दिक् अनुपात कैसे आएंगे? तो रेखा ए बी के दिक् अनुपात के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो 2 माइनस 4, 3 माइनस 7 और 4 माइनस 8, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4। या करके 2 का भाग दे सकते हैं, और नहीं देंगे तो समानुपाती करना है, अभी अनुपात निकाल लेंगे। इनको किससे मान लेंगे? A1 B1 C1 से। अब दूसरी रेखा CD के दिक् अनुपात, CD के दिक् अनुपात कैसे आएंगे? D में से C के घटा के x4 माइनस x3 y4 माइनस y3 और z4 माइनस z3। तो मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, 2 प्लस 2 और 5 माइनस 1। तो ये आ गया 2 4 4। ये हमने क्या मान लिया? A2 B2 और C2। अब ये कब समांतर होंगी? जब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो अब हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2, ये क्या आ गया? माइनस 1। और B1 अपॉन B2 माइनस 4 अपॉन 4, ये भी आ गया माइनस 1। और C1 अपॉन C2 माइनस 4 अपॉन 4, ये भी क्या आ गया? माइनस 1। तो क्या प्रतिबंध आया है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अतः ए बी और सी डी कैसी है? समांतर की शर्त संतुष्ट हो गई कि नहीं? तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये समांतर है। ऐसे ही हमने कल वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था? इनके दिक् अनुपात निकाले थे और दिक् अनुपात निकाल के दिक् अनुपात की शर्त को संतुष्ट कराया तो सिद्ध हो गया लंबवत। आज हमने फिर से यहाँ पे दिक् अनुपात निकाले, दिक् अनुपात के बाद ये किसकी शर्त चेक करी है? समांतर की। बराबर आ गई तो रेखाएं समांतर। आ गया समझ में? ठीक है। नंबर 4 है, बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश के समांतर है। एक ये तो निर्देशांक के रूप में दिया हुआ है, स्थिति सदिश नहीं है। और यहां पर समांतर सदिश का जो है वो सदिश रूप में है। एक मान एक तरह से कहेंगे कार्तीय रूप में और एक सदिश रूप में, और पूछा जा रहा है रेखा का समीकरण। अब यहाँ पे कुछ लिखा तो है नहीं कि रेखा का कार्तीय समीकरण निकालो या सदिश समीकरण निकालो, तो हम लोग दोनों समीकरण निकाल देते हैं एक एक करके। कार्तीय समीकरण भी निकाल देंगे और सदिश समीकरण भी निकाल देंगे, और इससे थोड़ा हमें ये चीज समझ में भी आ जाएगी कि कार्तीय समीकरण है तो क्या क्या मान होना चाहिए, सदिश के लिए क्या जरूरत होनी चाहिए। तो देखो ये बिंदु के निर्देशांक क्या है? 1 2 3 है।
क्या निर्देशांकों से तुमको स्थिति सदिश बनाना आता है? तो बिंदु के निर्देशांक जो है ना 1 2 3 ये हो गए x1 y1 और z1। अब हम लिख लेंगे बिंदु का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश किससे निरूपित करेंगे बता सकते हो? ए वेक्टर से, और इसका मान हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3 के। इसके बाद समांतर सदिश दिया है, रेखा जिसके समांतर है ना, तो वो समांतर सदिश दिया है। समांतर सदिश को किससे निरूपित कर लेंगे? बी वेक्टर से। जो ये सदिश है इसके रेखा कैसी है? समांतर। तो रेखा और ये सदिश दोनों परस्पर समांतर हुए, तो इसको हम क्या कहेंगे? समांतर सदिश। तो इसकी वैल्यू क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। समांतर सदिश किससे बनता है? बिंदु के निर्देशांकों से या दिक्कनुपात से? निर्देशांक से बनता है स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। और समांतर सदिश अगर दिया है तो उससे क्या मिलेंगे हमको? दिक्कनुपात। तो रेखा के दिक्कनुपात क्या हो जाएंगे? समांतर सदिश दिक्कनुपात से बना है ना, तो रेखा के दिक्कनुपात क्या हुए फिर? 3 2 और -2। और रेखा के दिक्कनुपात हम मान लेंगे a1 b1 और, क्योंकि सवाल में a वेक्टर और b वेक्टर पहले से ही प्रयोग किया जा चुका है, नहीं तो हम दिक्कनुपात क्या मान लेते? abc। पर abc की जगह हमने क्या कर लिए? a1 b1 c1। अब पहले फॉर्मूला लगा लें रेखा का सदिश समीकरण। तो क्या फॉर्मूला होगा? रेखा के सदिश समीकरण का क्या फॉर्मूला होगा? जिसका बिंदु का स्थिति सदिश दिया हो और समांतर सदिश भी दिया हो। तो फॉर्मूला क्या होता है रेखा के सदिश समीकरण का? बोले r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, और इसमें ये दोनों के मान रख देंगे। तो a वेक्टर का मान क्या है? i प्लस 2j प्लस 3 के, और प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर का मान क्या है? 3i प्लस 2j और -2 के। ये इसका पहला आंसर हो गया। रेखा का समीकरण आ गया कौन से रूप में? सदिश रूप में। अब एक फॉर्मूला और लगाएंगे, रेखा का कार्तीय समीकरण। तो रेखा के कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं? कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला क्या है? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। और इस क्वेश्चन में हमने ए बी सी नहीं लिए, हमने क्या लिए? a1 b1 और c1। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से 1 और a1 का मान 3, y1 क्या हो जाएगा? 2 और b1 का मान 2, और z1 क्या हो जाएगा? 3 और c1 का मान -2। ये इसका आंसर हो गया। रेखा का सदिश समीकरण भी आ गया और रेखा का कार्तीय समीकरण भी आ गया। समझ में आ गया क्या? बिंदु के निर्देशांक से क्या बन गया? बिंदु का स्थिति सदिश ए वेक्टर, समांतर सदिश बी वेक्टर से क्या प्राप्त हो गए? दिक्कनुपात। इसके बाद सदिश समीकरण में ए वेक्टर बी वेक्टर के मान, और कार्तीय समीकरण में बिंदु के निर्देशांक और अपॉन में उसके दिक्कनुपात। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है? बिंदु के निर्देशांक, और a1 b1 c1 क्या है? रेखा के दिक्कनुपात। अगला क्वेश्चन पढ़े। एक बिंदु जिसका ये स्थिति सदिश है, इससे गुजरने वाली
और इस सदिश की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। अरे बिंदु का स्थिति सदिश दिया है कि नहीं, और दोनों समीकरण निकालने हैं। तो बिंदु का स्थिति सदिश किससे निरूपित होगा? पिछले क्वेश्चन में बिंदु के निर्देशांक दिए थे तो हमने स्थिति सदिश बना दिया था। इस बार हमको स्थिति सदिश ए वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 4k, और इससे अब हम क्या बना लेंगे? बिंदु के निर्देशांक नहीं बना सकते क्या इससे? तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इससे बिंदु के निर्देशांक हमको मिल जाएंगे 2 माइनस 1 और 4। इनको हम क्या मान लेंगे? x1 y1 और z। अब हमें क्या दिया? इस सदिश की दिशा में, तो जिस सदिश की दिशा में रेखा का समीकरण निकालना है उसको हम क्या कहते हैं? समांतर सदिश या रेखा के अनुदिश सदिश। रेखा के अनुदिश सदिश या रेखा की दिशा में सदिश, कुछ भी कह सकते हैं तीनों में से। बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है? आई प्लस 2j माइनस के। इससे हमें रेखा के दिक् अनुपात मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे रेखा के दिक् अनुपात? वन टू माइनस 1। इन्हें क्या मान लें? a1 b1 c1। दोनों रूप में समीकरण निकालना है कि नहीं? तो रेखा के सदिश समीकरण का फॉर्मूला रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? 2i माइनस जे प्लस 4k, और लैम्डा इंटू बी वेक्टर की वैल्यू i प्लस 2j माइनस के। एक आंसर तो ये हो गया, रेखा का सदिश समीकरण आ गया। अब क्या निकालें? रेखा का कार्तीय समीकरण। रेखा के कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। x1 की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो 1, और b1 की वैल्यू 2, z1 4 और c1 माइनस। ठीक है, आ रहा है समझ में? फॉर्मूले याद होना चाहिए। ये दिखने में तुम्हें सरल लग रहा है, लेकिन अगर तुम ये वेक्टर को पहचानना नहीं जानते हो कि ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इससे बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे, इससे दिक् अनुपात मिल जाएंगे, तब ये फॉर्मूले लगेंगे, है ना? सूत्रों से ही हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 6 है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 4 -5 से होकर जाती है और इस दी गई रेखा के समांतर है। तो देखो, जो रेखा हमें निकालना है वो किस बिंदु से जा रही है? उस बिंदु के निर्देशांक क्या है? -2 4 -5। और
जिसके समांतर है उस रेखा का समीकरण क्या है? x प्लस 3/3 y माइनस 4/5 और z प्लस 8/6, ये रेखा एक। ठीक है, अब हमें जो रेखा निकालनी है वो इस बिंदु से होकर जा रही है, तो लिख लेंगे बिंदु -2 4 -5 से जाने वाली रेखा का समीकरण। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बिंदु के निर्देशांक है, तो ये क्या होगा? x1 y1 और z1। तो बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली रेखा का क्या फॉर्मूला होता है? एक बिंदु से आने वाली रेखा का समीकरण x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। x1 का मान -2 रखेंगे तो +2, a की वैल्यू अभी पता नहीं है, y1 का मान 4 और z1 का मान 5। ये हो गए दूसरा समीकरण। ठीक है, ये वो रेखा है जो हमें ज्ञात करनी है और जो बिंदु -2 4 -5 से होकर जा रही है। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि जो रेखा हमें निकालना है वो इस दी गई रेखा के कैसी है? समांतर। इसका मतलब है रेखा 1 और रेखा 2 कैसी है? समांतर है। तो प्रश्नानुसार रेखा 1 व 2 समांतर है, अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो समांतर की शर्त क्या है? दो रेखाओं के समांतर की शर्त a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये रेखा 1 के दिक्अनुपात ये a1 b1 c1 हो गए 3 5 6, और रेखा 2 में जो अपॉन में मान है वो उसके दिक्अनुपात होगा a b और c। तो a1 3/a2 का मान a, b1 5/b2 का मान, और c1 6 और c2 का मान c। इनका व्युत्क्रम कर लेते हैं, सबका व्युत्क्रम कर लेंगे। व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा? a/3 इक्वल टू b/5 c/6। अब इसको अनुपात से हटाने के लिए हमने क्या किया? k माना। तो a/3 को k के इक्वल करोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3k। ऐसे b की क्या हो जाएगी? और c की। अब ये abc के मान कहाँ रख दें? abc के मान समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में abc के मान रखेंगे तो x प्लस 2/3 के, y माइनस 4/5 के और z प्लस 5/6 के। ये समानुपाती है, समान अनुपात के हैं कि नहीं है? तो समानुपाती पदों में कोई भी मान उभयनिष्ठ है तो उसको हम हटा सकते हैं। तो इसको या करके और k सभी में कॉमन है उसको हटा देंगे, तो x प्लस 2/3 और y माइनस 4/5 और z प्लस 5/6। ये हमें रेखा का कौन सा समीकरण मिल गया? कार्तीय समीकरण, जो कि एक बिंदु से होकर जा रही थी और एक दी गई रेखा के कैसी थी? समांतर। ठीक है, समझ में आ गया? समांतर रेखा में क्या है?
दिक् अनुपात वही होते हैं, इसके 3, 5, 6 हैं तो यहाँ पे भी क्या है 3, 5, 6, बस बिंदु बदल गया है। ये अलग बिंदु से होकर जा रही है और ये अलग बिंदु से जा रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया है और इसका सदिश पूछा होगा शायद, यहाँ पे सदिश पूछा है। यहाँ कार्तीय को हटाकर सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। पहले रेखा के कार्तीय समीकरण को लिख लें। क्या है रेखा का कार्तीय समीकरण? x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 इक्वल टू z माइनस 6/2। अब देखो इस रेखा के समीकरण से तुम्हें दो मान पता चल जाएंगे। एक तो रेखा कौन से बिंदु से होकर जाती है और दूसरे रेखा के दिक् अनुपात। और ये दोनों मान तभी पता होंगे जब ये रेखा सममित रूप में हो। अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड का कोई गुणांक आ जाता है तो वो सममित रूप नहीं है, फिर तुमको सममित रूप में बनाना पड़ेगा। रेखा का सममित रूप की क्या विशेषता है कि उसमें एक्स वाई और जेड के गुणांक क्या होते हैं? 1 होते हैं। जैसे अभी तुमने पिछले सवाल में फॉर्मूला देखा था, ये देखा फॉर्मूला, तो इसमें एक्स वाई और जेड के गुणांक 1 है कि नहीं? तो इनके साथ में जो आएंगे वो कौन है? बिंदु के निर्देशांक। इनके अपॉन में आएंगे वो कौन है? दिक् अनुपात। तो अब मुझे बताओ ये रेखा कौन से बिंदु से होकर जा रही है? 5 माइनस 4 6, तुलना माइनस से हो रही है, ध्यान रखना। तो रेखा एक कौन से बिंदु से होकर जाती है? रेखा एक बिंदु 5 माइनस 4 6 से होकर जाती है और इसके दिक् अनुपात क्या है? तथा इसके दिक् अनुपात क्या है? 3, 7, 2। ठीक है, ये दो जानकारी मिल गई रेखा के समीकरण से। अच्छा, अब निकालना सदिश समीकरण है। और सदिश समीकरण में क्या क्या आता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर। वो ए वेक्टर किससे बनता है? बिंदु से। और बी वेक्टर किससे बनता है? दिक् अनुपात से। तो ये बिंदु का स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इक्वल टू 5i माइनस 4j प्लस 6। और दिक् अनुपात से क्या मिलेगा? समांतर सदिश। तो रेखा के समांतर सदिश बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i प्लस 7j प्लस 2। आ गए दोनों। पहले रेखा से बिंदु निकाले और दिक् अनुपात निकाले, फिर बिंदु का स्थिति सदिश ए वेक्टर बनाया और दिक् अनुपात से बी वेक्टर। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। रेखा का सदिश समीकरण। तो रेखा के सदिश समीकरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे। 5i माइनस 4j प्लस 6 प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर
3i प्लस 7j प्लस 2, ये इसका सदिश समीकरण आ गया समझ में। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दो भाग हैं, पहला वाला मैं करा रहा हूं, दूसरा तुम घर से कर लेना। यहां पर दो रेखा युग्म दिए जा रहे हैं और दोनों रेखा युग्म के जो समीकरण है वो किस रूप में, सदिश रूप में। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो रेखा युग्मों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, पहले हम ये दोनों रेखा के समीकरण लिख लेते हैं। 8 का फर्स्ट देखो, पहली रेखा समीकरण क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस के प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये रेखा एक है। इस रेखा की हम तुलना कराएंगे किससे, r बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से तुलना। a1 b1 क्यों ले लिए यहां पर, a वेक्टर और b वेक्टर क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि दो रेखाएं हैं ना, तो दोनों में भिन्नता दिखानी पड़ेगी। तो a1 वेक्टर की वैल्यू क्या मिल गई यहां से, 2i माइनस 5j प्लस 6k प्लस k। और दूसरा b1 वेक्टर क्या हो गया, 3i प्लस 2j प्लस 6k। पहली रेखा से दो मान मिल गए। अब दूसरी रेखा का समीकरण, r वेक्टर इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। ये रेखा दो की भी r वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर से तुलना। इससे भी चार मान प्राप्त होंगे। कौन कौन से चार मान मिलेंगे, a2 वेक्टर, सेवन आई माइनस 6k और b2 वेक्टर i प्लस 2j प्लस 2k। इस तरह से हमें दोनों रेखाओं से ये चार मान प्राप्त हो गए। कौन कौन से, a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b2 वेक्टर। अब हमें इनके बीच का कोण निकालना है। तो माना रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। तब कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 का मापांक b2 का मापांक। ये दो रेखाओं के बीच कोण के लिए फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। तो b1 वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट b2 वेक्टर i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन में अंडर रूट b1 का मापांक i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के गुणांक। b2 का मापांक i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के गुणांक। डॉट प्रोडक्ट कर दें, 3 i डॉट i 4
जे डॉट जे, 12 के डॉट के, और सॉल्व कर लें इसको तो 9 + 4 + 36, 1 + 4 + 4, 3 इंटू आई डॉट आई का मान 1, 4 इंटू जे डॉट जे का मान 1, 12 इंटू के डॉट के का मान 1, अंडर रूट में 49, और ये अंडर रूट में 19/7 इंटू 3, 19/21, और कौन निकालना है तो इससे थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos इनवर्स 19/21, यही इसका आंसर है। दो रेखाओं के बीच का कोण आ गया समझ में सभी को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करना है जबकि दो रेखाओं के समीकरण दिए गए। ये दोनों रेखाओं से हम दिक् अनुपात निकाल लेंगे और दो रेखाओं के बीच कोण का जो cos थीटा का फॉर्मूला है वो लगा देंगे। लेकिन एक बात मैं बार बार तुमको बता रहा हूं कि जब भी तुम रेखा के दिक् अनुपात निकालो तो वो रेखा का सममित रूप में होना जरूरी है। जो रेखा का कार्तीय समीकरण होता है ना, उस रूप में होना चाहिए तो तुलना कराओगे और तुलना करके दिक् अनुपात निकाल लोगे, नहीं तो बनाने के बाद तुलना कराओगे। ठीक है, जैसे ये रेखा का समीकरण है, उसमें x y z के गुणांक 1 है कि नहीं है दोनों में, तो बनाने की आवश्यकता है कि नहीं है? नहीं है। पहली रेखा लिख लें। पहली रेखा का कार्तीय समीकरण पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? सदिश समीकरण दिया था कि नहीं? तो सदिश समीकरण से क्या निकाले थे? इसके दिक् अनुपात। दिक् अनुपात के सदिश क्या थे? b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, और cos थीटा का फॉर्मूला लगाया था कौन सा वाला? b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 का मापांक b2 का मापांक। अभी हम दिक् अनुपात लिख लेंगे इसके। तो रेखा एक के दिक् अनुपात क्या हुए फिर? क्या होगा इसके दिक् अनुपात? 2, 5, -3, ये दिक् अनुपात होगा इसके a1 b1 और c1। ऐसे ही दूसरी रेखा का समीकरण, दूसरी रेखा का समीकरण क्या है? x + 2/-1 और y - 4/8 और z - 5/4। तो रेखा दो के दिक् अनुपात क्या हुए फिर? रेखा दो के दिक् अनुपात है -1, 8 और 4। इन्हें किससे निरूपित करें? a2, b2 और c2 से। आगे दोनों के दिक् अनुपात। अब इनके बीच का कोण निकालना है। तो माना रेखा 1 व 2 के बीच का कोण थीटा है। अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो दो रेखाओं के बीच कोण का cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2।
अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और दूसरे अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे a1 a2 2 इंटू -1 b1 b2 5 इंटू 8 c1 c2 -3 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट में a1 b1 और c1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, और दूसरे अंडर रूट में a2 b2 और c2 का स्क्वायर -1 स्क्वायर 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, क्या आएगा ये सॉल्व होके -2 प्लस 40 -12 अंडर रूट में 4 25 और 9, दूसरे रूट में 1 64 और 60। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12 और -14, 40 -14 कितना आ गया 26, और ये प्लस करके कितना हो गया रूट में 38, और ये प्लस करके कितना हो गया 81। 81 अंडर रूट से बाहर निकल आएगा इंटू 9, यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 अंडर रूट में 38, ये इन दोनों रेखा युग्मों के बीच का कोण आ गया समझ में। कैसे सॉल्व किया हमने, पहले चेक किया रेखा सममित रूप में है या नहीं है। सममित रूप में जब देख लिया है तो जो अपॉन में मान लिखे हुए हैं वही क्या होगा इसके रेखा के दिक्कनुपात। दिक्कनुपातों को निरूपित करा लिया a1 b1 c1 और a2 b2 c2 से, और ये दो रेखाओं के बीच कोण का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया भी था कि कोण निकालना हो, समांतर करना हो या लंबवत करना हो, हमें क्या पता होना चाहिए रेखा के दिक्कनुपात। तो दिक्कनुपात का ये cos थीटा का फॉर्मूला लगा दे, ठीक है। P का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये दी गई दो रेखाएं कैसी हैं, परस्पर लंबवत हैं। तो जो एक बात मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं कि दोनों रेखाएं सममित रूप में होना चाहिए जब भी लंबवत, समांतर या कोण पूछा जाए कभी भी, या तुम्हें कभी दिक्कनुपात की जरूरत पड़ जाए तो ऐसा मत करना कि अपॉन में जो मान लिखे हैं वही दिक्कनुपात तुमने मान लिए। दिक्कनुपात तब माने जाएंगे जब ऊपर क्या रूप होगा x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। क्वेश्चन चेक कर लेना सही है, कोई वैल्यू तो इसमें मिस प्रिंट नहीं है, मिस टाइप नहीं है। तो देखो अब पहले रेखा लिख लें, यहां पे 3p है, मुझे लग रहा था तभी मैंने पूछा। तो देखो पहली रेखा 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। क्या ये रेखा सममित रूप में है? नहीं है। तो इसको सममित रूप में हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 अपॉन 3, 7 कॉमन ले लिया y माइनस 2 अपॉन 2p,
और ये तो सही प्रारूप है z माइनस z1 अपॉन सी, इसमें तो नहीं करना है कुछ। अब ये माइनस अपॉन में चला जाएगा इसका, तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2, 7 कहाँ जाएगा 7 भी तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो y का गुणांक 1 होगा। तो 7 जाएगा 2p के भी अपॉन में, क्योंकि अगर इसको व्युत्क्रम करोगे तो यही मिलेगा तुमको, और इक्वल टू में ये z माइनस 3 अपॉन 2 तो चल ही रहा है ऐसे ही। अब ये ठीक है, रेखा एक सममित रूप में आ गई कि नहीं आ गई बताओ। x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन, तो इसके अपॉन में ये जो मान है ये है इसके दिक्कनुपात। और कोई गलत करेगा तो वो क्या लिख लेगा दिक्कनुपात, 3, 2p और 2, जो कि गलत होंगे। तो रेखा एक के दिक्कनुपात हो गए -3, 2p अपॉन 7, 2। अब आते हैं रेखा दो पर, एक और रेखा का समीकरण दिया है। अच्छा, ये जो रेखा एक के दिक्कनुपात है इनको हम a1, b1 और c1 से निरूपित कर लेंगे। दूसरी रेखा का समीकरण है दूसरी रेखा का समीकरण 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 और 6 माइनस z अपॉन 5। आ गई दोनों रेखाएं। इसको भी सममित रूप में बनाएंगे, तो पहले x का पद पहले होना चाहिए इसमें, तो -7x प्लस 7 अपॉन 3p, ये सही है y माइनस 5 अपॉन 1। इसमें भी z पहले होना चाहिए, तो -z प्लस 6 अपॉन 5। ठीक है, अब इनके गुणांक 1 बनाने हैं, तो -7 कॉमन, x माइनस 1 अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1 माइनस कॉमन, z माइनस 6 अपॉन 5। इनको गुणा में से हटा दें तो ये अपॉन में जाएगा, x माइनस 1 माइनस 3p अपॉन में 7, y माइनस 5 अपॉन 1 और z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। अब इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। समीकरण हम लोग कब मानते हैं, जब वो सममित रूप में आ जाए। दोनों सममित रूप में बना के समीकरण 1 और 2 मान लिए। रेखा एक के दिक्कनुपात अपॉन में ये मान थे, इससे मिल गए, तो रेखा 2 के भी इसी प्रकार मिल जाएंगे। क्या होंगे रेखा 2 के दिक्कनुपात, तो रेखा 2 के दिक्कनुपात है -3p अपॉन 7, 1 और -5। इनको हम क्या मान लें, a2, b2 और c2। अब ये रेखाएं कैसी हैं, परस्पर लंब। ये क्वेश्चन पढ़ा था तुमने, क्या कह रहे थे, ये p का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं परस्पर लंब हो। तो अगर रेखाएं परस्पर लंब है तो उसकी लंबवत की शर्त लगा देंगे। क्या होती है, पहले लिख लेंगे रेखा 1 व 2, चूंकि रेखा 1 व 2 परस्पर लंब है, अतः लंबवत है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। वैल्यू रख देंगे a1 की -3 इंटू -3p अपॉन 7, b1 की 2p अपॉन 7 इंटू 1 और c1 की 2 इंटू -5।
तो ये आ गया 9p/7 2p/7 माइनस 10, ये हो गया 11p/7 इक्वल टू 10, 11p इक्वल टू 70, तो p की वैल्यू आ गई 70/11, p का मान ही निकालना था इसमें। ठीक है, आ गया समझ में। नंबर 12 है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हम ज्ञात करेंगे इस सवाल में, और दोनों रेखाओं के जो समीकरण है वो किस रूप में दिए गए हैं, यहां पर सदिश रूप में दिया है रेखा का समीकरण। तो इन दोनों रेखाओं की पहले हम रेखा के सदिश समीकरण से क्या कराएंगे, तुलना। देखो इसका तरीका, क्वेश्चन नंबर 12, पहली रेखा r वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस के, ये रेखा एक है। अब इसकी तुलना कराएं किससे, r वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 से तुलना। तो a1 प्लस लैम्डा b1 से तुलना कराएंगे ना, तो a1 वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस के, और b1 वेक्टर का मान i माइनस j प्लस के। ऐसे ही दूसरी रेखा का समीकरण भी दिया हुआ है, r वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के माइनस के, और इसमें कांस्टेंट क्या है, म्यू, और 2i प्लस जे प्लस 2, ये रेखा 2 हो गई। रेखा 2 की भी तुलना करा लें। ऐसे ही तुलना हमने एक सवाल में की थी जिसमें कोण निकालना था, दोनों रेखाएं ऐसे ही सदिश रूप में थी। तो इसकी तुलना हो जाएगी r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से तुलना। तो a2 वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, 2i माइनस जे माइनस के, और b2 वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, 2i प्लस जे प्लस 2। चारों मान आ गए। दोनों रेखाओं की तुलना करा के a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर। अब यहाँ पे एक बात चेक करेंगे, एक मान की जांच करेंगे कि क्या b1 का मान b2 के पदों में या b2 का मान b1 के पदों में आ सकता है। कॉमन मिल रहा होगा और दूसरा मान कॉमन लेके आ जाए तो आ जाएगा, पर ये तो बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं तुमको। अगर ऐसे चेक नहीं कर पाओ तो i और j और k के गुणांकों का अनुपात चेक कर लो, बराबर तो नहीं आ रहा। बराबर आएगा तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, और समांतर का फॉर्मूला अलग होता है न्यूनतम दूरी का, और जो प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी होती है उनका अलग होता है। तो ये समांतर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ गुणांकों का अनुपात है 1, इसमें 1/2 में 1/2 है, इधर j में -1 है और k में 1/2, तो ये बराबर नहीं है। तो ये समांतर वाला सवाल नहीं है। ये कौन सा सवाल है, अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जिसका फॉर्मूला होता है मापांक में a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मापांक। तो फॉर्मूला जैसे पता है तो फॉर्मूले में जो चीजें आ रही है ना, बिल्कुल उसी क्रम में मान निकालते जाएंगे। जैसे फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आ रहा है, a2 माइनस a1, तो अब हम
A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर को घटा देंगे, तो 2i माइनस जे माइनस के, और माइनस A1 वेक्टर करेंगे तो माइनस आई माइनस 2j माइनस के, तो ये हो गया i माइनस 3j माइनस 2। A2 माइनस A1 आ गया। अगला मान किसका निकालें? B1 क्रॉस B2। और B1 क्रॉस B2 कैसे निकलेगा? सारणिक से आई जे के, आता है क्रॉस प्रोडक्ट करना, तो B1 वेक्टर के गुणांक क्या है? 1 माइनस 1 1, और B2 के गुणांक क्या है? 2 1 2। अब इसका प्रसार कर लेते हैं, R1 से प्रसार। तो R1 से प्रसार करेंगे तो I माइनस 2 माइनस 1 माइनस जे 2 माइनस 2 प्लस के 1 प्लस 2, तो ये आ गया माइनस 3i 0j प्लस 3k। किसका मान आ गया? ये A2 माइनस A1 का आ गया और B1 क्रॉस B2 का आ गया। अब हम इस B1 क्रॉस B2 का निकालेंगे मापांक। तो मापांक जैसे ही हम इसका लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा मापांक का? I के गुणांक का वर्ग, J के गुणांक का वर्ग, K के गुणांक का वर्ग। तो B1 क्रॉस B2 का मापांक हो जाएगा 9 प्लस 9 अंडर रूट में 18, और 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 रूट 2। आ गया B1 क्रॉस B2, आ गया मापांक, आ गया A2 माइनस A1। और ये तीनों मान कैसे पता चले कि ये निकालने हैं? फॉर्मूला जिसको याद होगा वो फॉर्मूले में आने वाले पदों को जरूर निकालेगा। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा रेखाओं 1 व 2 के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर फॉर्मूला मापांक में A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मापांक अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मापांक। ये था फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में जो पद आ रहे थे वो हमने निकाल लिए थे। तो अब मॉड के अंदर A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है? I माइनस 3j प्लस 2k माइनस 2k डॉट B1 क्रॉस B2 माइनस 3i माइनस 0j प्लस 3k, और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मापांक। अब I का डॉट I से होगा तो माइनस 3 I डॉट I, ये तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और माइनस 6 K डॉट K 3 रूट 2। इनका मान रख दे, I डॉट I1 K डॉट K1 3 रूट 2। मॉड के अंदर माइनस 9
-9 का मापांक 9/3√2 काट दो, हर का परिमेयकरण कर दें तो √2 से गुणा और भाग, तो ये आ गया 3√2/2। ये दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आ गई जिनके सदिश समीकरण हमको दिए गए थे। आ गया समझ में सभी को? इस बार रेखाओं के जो समीकरण है वो किस रूप में दिए जा रहे हैं? कौन सा रूप है ये बताइए? कौन सा रूप है? कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण दिए हैं और इनके बीच की हमको निकालनी है न्यूनतम दूरी। तो क्या ये दोनों समीकरण सममित रूप में है? बताओ। अगर ये सममित रूप में होंगे तो हम इसकी तुलना करवा देंगे, नहीं होंगे तो पहले सममित रूप में बनाएंगे फिर तुलना करवाएंगे। तो ये रेखा एक का समीकरण है, सममित रूप में है। इसकी x - x1/a1 इक्वल टू y - y1/b1 इक्वल टू z - z1/c1 से तुलना करवाई। इससे हमको दो मान प्राप्त होंगे, एक बिंदुओं के निर्देशांक और दूसरे रेखा के दिक् अनुपात। तुलना माइनस से हो रही है तो जो प्लस का मान है वो माइनस हो जाएगा, y1 की वैल्यू भी -1 और z1 की भी -1। a1 b1 और c1 हो जाएंगे 7 -6 और 1। अब दूसरी रेखा का समीकरण भी लिख लेते हैं, वो है x - 3/1 इक्वल टू y - 5/-2 इक्वल टू z - 7/1। ये हमको दोनों रेखाओं के समीकरण दिए थे, पहले की तुलना से ये मान मिले। अब इस दूसरी रेखा की भी तुलना कराएं, x - x2/a2 y - y2/b2 और z - z2/c2 से इसकी तुलना करेंगे तो x2 का मान आ जाएगा 3, y2 का आ जाएगा 5 और z2 का आ जाएगा 7 और अपॉन में जो है a2 का 1, b2 का -2 और c2 का 1। अब इसमें भी दिक् अनुपातों का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, 7/1 -6/2 1/1 बराबर नहीं है, तो ये भी अप्रतिच्छेदी है। अब इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला, रेखा 1 व 2 के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर, क्या फॉर्मूला होगा? सारणिक में x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 और भाग में अंडर रूट क्या आता है? a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। अब इसमें ये जो मान है ना सारे वो रख देंगे एक एक करके। तो देखो x2 माइनस x1 3 + 1, y2 माइनस y1 5 + 1,
Z2 माइनस Z1 7 प्लस A1 B1 C1 7 माइनस 6 1 A2 B2 C2 1 माइनस 2 1 भाग में। अब इधर मान रख के गुणा करना है इसका। तो देखो A1 B2 7 इंटू माइनस 2 A2 B1 1 इंटू माइनस 6 B1 C2 माइनस 6 इंटू 1 और B2 C1 माइनस 2 इंटू 1 C1 A2 1 इंटू C1 A2 1 इंटू 1 और C2 A1 1 इंटू 7 रख दिए मान। आ गया तुमको समझ में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे प्रसार करके और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका थोड़ा और सॉल्व कर ले। क्या आ जाएगा 4 7 1 6 माइनस 6 माइनस 2 और 8 1 1। इसको सॉल्व करें, क्या आएगा माइनस 14 प्लस 6, ये आएगा माइनस 6 प्लस 2 और ये आएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसका R1 से प्रसार कर लें। R1 से प्रसार आता है, सभी को प्रसार करना सारणिक का। तो R1 का पहला अवयव 4 कॉलम से रो से माइनस 6 इंटू 1 माइनस और माइनस 2 इंटू 1। दूसरा अवयव माइनस 6 कॉलम से रो से 7 माइनस 1। तीसरा अवयव 8 कॉलम से रो से 7 इंटू माइनस 2 और 1 इंटू माइनस 6। ठीक है। और इसमें भाग किससे होगा, अंडर रूट में माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो 4 क्या आ गया माइनस 6 प्लस 2 7 माइनस 1 6 माइनस 14 प्लस 6 और यह भाग अंडर रूट में। इसको सॉल्व करें प्लस 16 प्लस 36। ये माइनस 4 का 4 में गुणा होके माइनस का 16, ये 36 और माइनस 8 का 8 में होगा तो माइनस 60 और ये कितना आ गया 116। ये भी कितना आ गया माइनस का 116 में भाग अंडर रूट 116 अपॉन में लिख लें। इससे ये अंडर रूट 116 बार कट जाएगा तो माइनस 116 के गुणनखंड होंगे 4 गुणा 29 और 4 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और इस माइनस को हटा के प्लस कर देंगे क्योंकि कारण क्या है, जो दूरी है
उसका मान ऋणात्मक नहीं होगा। आ गया ये समझ में? क्या किया इसमें, तुलना करा के मान निकाले और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही किसी को इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 में बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, और तुलना से वो मान मिल जाएंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है। ट्वेल्व में जो दोनों रेखाएं थी वो सदिश रूप में थी, क्वेश्चन नंबर 12 में, और यहां पर भी दोनों रेखाएं सदिश रूप में हैं, लेकिन ये व्यापक रूप नहीं है इनका। व्यापक रूप क्या होता है, जिसमें आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होता है, और यहाँ पे ये दोनों रेखाएं व्यापक रूप में नहीं है। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, व्यापक रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो तुम देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। ये पहली रेखा का समीकरण मैं लिख रहा हूं, आर वेक्टर इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू आई कैप प्लस टी माइनस 2 इंटू जे कैप प्लस 3 माइनस 2t इंटू के कैप। जब ये व्यापक रूप में बन जाएगा सदिश रूप में, तो मैं उसको समीकरण 1 मानूंगा तब। ठीक है। तो ये रेखा का समीकरण, इसको या करके हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू ब्रैकेट खोल दें तो आई माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k और माइनस 2tk। अब कैसे इनको अलग अलग किया जाएगा, जिनमें t नहीं है वो अलग और जिनमें t है वो अलग। तो t नहीं वाले पद हैं i माइनस 2j प्लस 3k, और जिनमें t आ रहा है वो है माइनस टी आई प्लस टी जे और माइनस 2tk। और सरल करें, आर वेक्टर एक ब्रैकेट में तो ये आ जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k। इसमें t कॉमन ले लेंगे प्लस का, माइनस कॉमन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो तुलना होती है ना व्यापक रूप की, वो r बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर से होती है। तो t कॉमन ले लेंगे तो माइनस i प्लस j माइनस 2k। ये पहली रेखा आ गई है व्यापक रूप में, सदिश समीकरण आ गया। तो इसकी r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस t ले लेंगे और b1 वेक्टर से तुलना। तो तुलना कराएंगे तो a1 वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, i माइनस 2j प्लस 3k, और b1 वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, माइनस i प्लस j माइनस 2। ये आ गए a1 वेक्टर b1 वेक्टर। अब दूसरी रेखा का समीकरण देखो, और बिल्कुल इसी प्रकार इसको भी बनाएंगे क्या। तो दूसरी रेखा का समीकरण है आर वेक्टर इक्वल टू s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप और माइनस 2s प्लस 1 के कैप। अब देखो इसका ब्रैकेट खोलें तो एस आई प्लस आई 2sj माइनस j, इधर से माइनस का और इधर से k का, दोनों का गुणा कर दूं एक साथ, समझ लोगे। तो माइनस 2sk और ये माइनस k का। अब इसमें जिसमें कांस्टेंट नहीं है वो अलग और जिसमें कांस्टेंट है वो अलग। तो क्या आ जाएगा, i माइनस j माइनस k, और इधर
एस आई 2SJ माइनस 2SK। आर वेक्टर या लगाते जाएंगे क्योंकि इसी समीकरण को अलग अलग रूप में हम लिख रहे हैं। तो I माइनस जे माइनस के और S कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया I प्लस 2J माइनस 2K। ये दूसरी रेखा हो गई। इसकी भी तुलना करवा सकते हैं हम किससे? R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा। अच्छा हाँ, कांस्टेंट जो भी होगा वो ले लिया करें। इधर S है तो S B2 वेक्टर से तुलना। तो इससे हमें किसका मान मिल जाएगा? A2 वेक्टर B2 वेक्टर मिल जाएंगे। तो A2 वेक्टर की वैल्यू आ गई I माइनस जे प्लस के और B2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई? I प्लस 2J माइनस 2K। माइनस के। तो देखो अब ये चार मान तुमको दिख रहे हैं। कोण निकालना हो तो भी हम तुलना कराते हैं, न्यूनतम दूरी निकालना हो तो भी हम तुलना करा के ये मान निकाल लेते हैं। अब तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अच्छा यहाँ पे B1 और B2 के गुणांकों का अनुपात समान नहीं है। इधर -1/1 है, इधर 1/2 है, तो ये अलग अलग है। तो गुणांकों का अनुपात अलग है, इसका मतलब ये रेखाएं समांतर नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है इनके बीच की न्यूनतम दूरी का? मॉड के अंदर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मापांक। तो अब इतना करने के बाद किस किस के मान निकालेंगे? A2 माइनस A1 का मान निकाल दोगे, ये मान आ जाएगा A2 माइनस A1। इसके बाद क्या करोगे? B1 और B2 का क्रॉस करोगे। वो कैसे करोगे? सारणिक के द्वारा। और फिर उसका मापांक भी तो निकालोगे। मापांक कैसे निकालोगे? अंडर रूट में IJ के गुणांकों का वर्ग। और इसके बाद रेखा 1 व 2 के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगा देना। क्या फॉर्मूला होता है? मॉड के अंदर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मापा। इससे तुम्हें इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये कैलकुलेट करके इसमें रखना। और ये सेम 12 भी तुम देख सकते हो, ये क्वेश्चन वहीं पहुंच गया है। देखो ये रेखाएं दोनों इस रूप में दी, चार मान आ गए। A2 माइनस A1 निकाला, B1 क्रॉस B2 निकाला, उसका मापांक लिया, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगाया और इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया। तो अब इसको कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, है ना? ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गई। पर एक चीज इसमें तुमने नोटिस की होगी कि हमें समांतर रेखा वाला एक भी सवाल नहीं मिला यहाँ एक्सरसाइज में। ऐसा क्वेश्चन इन्होंने इस एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उदाहरण में है ऐसा। तो मैं वो उदाहरण का सवाल अब तुमको करा देता हूँ, जिससे कि एक पैटर्न वो वाला भी हो जाएगा जिसमें दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हम निकालना सीख लेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 10 है 11.2 का। निम्नलिखित दी गई रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी निकालिए। तो पहली रेखा L1 का समीकरण है, ध्यान से बोर्ड पर देख लें सभी। पहली रेखा का समीकरण है R वेक्टर इक्वल टू
आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा और 2i प्लस 3j प्लस 8k प्लस 6k। ये पहली रेखा है और ये व्यापक रूप में दी है, ये अच्छी बात है। इसकी सीधे सीधे r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से हम तुलना करवा सकते हैं। तो जब इससे तुलना होगी तो a1 वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी i प्लस 2j माइनस 4k और b1 वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये पहली रेखा का कार्य पूरा हुआ। अब दूसरी रेखा के समीकरण पर आ जाइए। दूसरी रेखा का समीकरण है r वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू और 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब इस दूसरी रेखा की भी तुलना करवा देंगे। r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से तुलना। इससे हमें a2 वेक्टर और b2 वेक्टर के मान प्राप्त होंगे 3i प्लस 3j माइनस 5k और b2 वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये चार मान आ गए। अब इन चारों मानों में हम क्या देख रहे हैं कि b1 वेक्टर b2 वेक्टर के बराबर है और एक सदिश दूसरे के बराबर हो चाहे लैम्डा के पदों में हो, यानी एक सदिश बराबर कोई नियतांक गुणा दूसरा सदिश, तो क्या होते हैं ऐसे सदिश को क्या कहते हैं? समांतर सदिश। तो बराबर है तो लैम्डा का मान 1 है और 2 या 3 4 कुछ कॉमन लेके आता तो b1 बराबर लैम्डा b2 कहलाता। तो यहां पर लिख देंगे कि b1 वेक्टर बराबर है किसके? b2 वेक्टर के। अतः इससे क्या पता चलता है कि रेखा 1 व 2 समांतर है और समांतर रेखाओं के फॉर्मूले में b1 b2 नहीं आते हैं, b वेक्टर आता है। तो इन दोनों में से किसको बी वेक्टर माने? किसे मान लें बी वेक्टर? जो सरलतम रूप में होता है ना उसको मानते हैं। दोनों ही सरलतम रूप में है तो किसी को भी बी वेक्टर मान लो, एक ही है दोनों। तो ये b2 भी वही है, b1 भी वही है। तो बी वेक्टर का मान क्या हो गया? 2i प्लस 3j प्लस 6k। और अगर यहाँ पे 2i 3j 6k की जगह 4i प्लस 6j प्लस 12k होता तो किसे मानते? तो b1 को मानते बी वेक्टर। ठीक है, जो सरलतम रूप में होगा उसी को क्या मान लोगे? बी वेक्टर मान लोगे। बी वेक्टर आ गया। a2 a1 है ही पहले से, फॉर्मूला याद है क्या होता है? मॉड के अंदर a2 माइनस a1 क्रॉस में बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मापा। फॉर्मूले से पूरी दिशा तय हो जाती है सवाल की। तो अब मैं इसमें मान निकाल रहा हूं a2 माइनस a1। a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर माइनस करेंगे तो 3i प्लस 3j माइनस 5k माइनस a1 माइनस i माइनस 2j प्लस 4k। तो 3i माइनस i हो गया 2i, 3j माइनस 2j हो गया j
और -5 + 4 हो गया -k। आ गया A2 - A1। अब A2 - A1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसका? B का। क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणा। सदिश गुणा कैसे ज्ञात किया जाता है? सारणिक के द्वारा। सारणिक में i j के आ जाते हैं। अब गुणांक किसके आएंगे? A2 - A1 के क्या है? 2 1 -1। और बी वेक्टर के 2 3 6। इसका R1 से प्रसार। R1 से प्रसार करेंगे I कॉलम से रो से। तो 6 + 3 -j कॉलम से रो से। 12 + 2 -k कॉलम से रो से। 6 - 2। ठीक। तो ये कितना आ गया? 6 + 3 क्या हो गया? 9i -12 + 2 14j और 6 - 2 4k। किसकी वैल्यू आ गई है? A2 - A1 का क्रॉस B वेक्टर से। अब A2 - A1 क्रॉस B का क्या करना है हमको? B का मापांक लेना है या केवल B का लेना है? मतलब इस पूरे का नहीं लेना है। हाँ, B वेक्टर का। और इसका भी ले लेंगे। तो A2 - A1 क्रॉस में B वेक्टर का मापांक। और एक काम और कर सकते हैं, अगर दोनों सीधा फॉर्मूला लगा के भी हम दोनों का मापांक एक साथ निकाल सकते हैं। अगर अलग अलग निकालेंगे तो स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, एक साथ मापांक निकालेंगे जल्दी हो जाएगा। तो इसमें अब समांतर रेखाओं 1 व 2 के बीच की न्यूनतम दूरी समांतर रेखा 1 व 2 के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या है? मॉड के अंदर A2 - A1 क्रॉस में B वेक्टर अपॉन में B वेक्टर का मापा। तो A2 - A1 क्रॉस B वेक्टर का मापांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट में I के गुणांक का वर्ग J के गुणांक का वर्ग नाइन J के गुणांक का वर्ग प्लस K के गुणांक का वर्ग अपॉन में B वेक्टर का मापांक। तो अंडर रूट में I के गुणांक का वर्ग J के गुणांक का वर्ग K के गुणांक का वर्ग। सॉल्व होके क्या आ जाएगा? 81 196 + 16 4936 293 अपॉन में 49 और 49 का अंडर रूट 7। ठीक है। तो A2 - A1 निकाला, क्रॉस में B वेक्टर किया और ये फॉर्मूला लगा के दोनों का मापांक कर दिया। अलग अलग निकालने से क्या होता है, एक साथ मापांक निकाल लिया। आया समझ में ये? तो ध्यान रखना पेपर में कि रेखाएं
समांतर होंगी तो ये फॉर्मूला लगाना है। कैसे पता करोगे कि समांतर है या नहीं है? B1 और B2 के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर आएगा तो वो समांतर है, बराबर नहीं आएगा तो अप्रतिच्छेदी है। ठीक है।